नमस्कार। भारत जैसा विशाल देश चलाना, सोचिए, किसी बड़े परिवार को चलाने जैसा है। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी प्राथमिकताएं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि घर का बजट यानी देश का पैसा केंद्र सरकार और इतने सारे राज्यों के बीच कैसे बांटा जाता है। आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा, वो भी पूरी निष्पक्षता के साथ, कैसे हो? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? लेकिन इसका समाधान हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत पहले ही सोच लिया था। और इस सवाल का जवाब है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। ये संविधान के आर्टिकल 280 के तहत बनाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसका सीधा साधा मकसद है ये पक्का करना कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का लेन देन संतुलित रहे। इसी को हम फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आखिर इस आयोग को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में है, जो इसे देश के वित्तीय संतुलन की मजबूत नींव बनाता है। मजे की बात तो यह है कि ऐसे किसी आयोग का आइडिया 1920 में ही आ गया था, आज़ादी से भी पहले। फिर 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 280 के जरिए यह हकीकत बन गया। और बस एक साल बाद ही 1951 में श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया। तब से एक परंपरा सी बन गई है कि हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति एक नए आयोग का गठन करते हैं। अच्छा, तो ये इतने बड़े बड़े वित्तीय फैसले लेने वाले लोग आखिर हैं कौन? आइए अब इस आयोग की बनावट को जरा करीब से देखते हैं। इसकी संरचना वैसे तो बहुत सरल है। एक अध्यक्ष और 4 दूसरे सदस्य, इन सभी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ गिनती की नहीं है। असली बात तो इनकी विशेषज्ञता में छुपी है, जो इस पैनल को इतना शक्तिशाली बनाती है। आप देखिए, ये कोई मामूली समिति नहीं है। इसमें कानून के जानकार हैं, मतलब जो हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों, सरकारी वित्त और खातों के विशेषज्ञ हैं, वित्तीय मामलों और प्रशासन में लंबा अनुभव रखने वाले लोग हैं, और साथ ही अर्थशास्त्र के भी विशेषज्ञ हैं। ये जो इतनी विविधता है ना, यही सुनिश्चित करती है कि हर सिफारिश को हर मुंह से परखा जाए। इससे फैसले निष्पक्ष भी होते हैं और व्यावहारिक भी। सच कहें तो ये विशेषज्ञों का एक पावर हाउस है। तो विशेषज्ञों की ये टीम असल में करती क्या है? चलिए अब उनके मुख्य कामों को एक एक करके समझते हैं। मोटे तौर पर इनके काम को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, टैक्स से जमा हुए पैसे का बंटवारा। दूसरा, राज्यों को जो मदद दी जाती है, जिसे ग्रांट्स इन एड कहते हैं, उसके नियम बनाना। तीसरा, पंचायत और नगरपालिका जैसी हमारी स्थानीय संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। और चौथा, किसी भी दूसरे वित्तीय मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। देखिए, टैक्स के पैसे का बंटवारा इसका सबसे अहम काम है। इसे 2 लेवल पर सोच सकते हैं। पहला है वर्टिकल, मतलब जो कुल पैसा जमा हुआ उसमें से केंद्र कितना रखेगा और सभी राज्यों को मिलाकर कितना मिलेगा। और फिर आता है हॉरिजॉन्टल, यानी राज्यों को जो हिस्सा मिला उसे अलग अलग राज्यों के बीच उनकी जरूरतों के हिसाब से कैसे बांटा जाएगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने का काम है। लेकिन काम सिर्फ टैक्स बंटवारे तक ही सीमित नहीं है। आयोग ये भी तय करता है कि किन उसूलों पर राज्यों को अतिरिक्त अनुदान यानी ग्रांट्स दी जानी चाहिए। ये जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं जैसे कि पंचायतें और नगरपालिकाएं, इनको मजबूत करने के तरीके भी सुझाता है। और हाँ, जैसा हमने पहले कहा, ये राष्ट्रपति के लिए एक तरह से वित्तीय सलाहकार के तौर पर भी काम करता है। तो अब सवाल आता है कि इस आयोग के पास असल में कितनी शक्ति है। इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है, लेकिन सच कहूं तो यही बात इसे इतना प्रभावशाली बनाती है। अपनी जांच पड़ताल करने के लिए वित्त आयोग एक सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब है कि ये किसी को भी गवाही के लिए बुला सकता है और कोई भी सरकारी दस्तावेज मांग सकता है। ये पावर इसलिए जरूरी है ताकि इसकी सिफारिशें सिर्फ राय न हों, बल्कि ठोस तथ्यों और गहरे विश्लेषण पर आधारित हों। पर यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी शक्तियों के बावजूद आयोग की सिफारिशें सिर्फ सलाह होती हैं, कोई कानूनी आदेश नहीं। सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि सरकारें लगभग हमेशा इनकी बात मान क्यों लेती हैं? इसका जवाब सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना में छिपा है। ये आयोग कोई सख्त आदेश देने के बजाय एक ऐसा समाधान पेश करता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सहमत हो सकें। ये एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, जो दोनों पक्षों के लिए एक अच्छी स्थिति बनाने की कोशिश करता है।
और इसीलिए सलाहकार होने के बाद भी इसकी सिफारिशों को इतना वजन दिया जाता है और लगभग हमेशा मान लिया जाता है। यही इसकी असली ताकत है, जबरदस्ती नहीं बल्कि सहमति बनाना। तो आज हमने देखा कि कैसे एक संवैधानिक संस्था जिसमें बेहतरीन विशेषज्ञ शामिल हैं, भारत की जटिल वित्तीय व्यवस्था में संतुलन बनाती है। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक सलाहकार संस्था होना जो जबरदस्ती के बजाय सहमति से काम करती है, यही असल में वित्त आयोग की सबसे बड़ी ताकत है? इस सवाल का जवाब भारत के सहकारी संघवाद के अनोखे मॉडल के दिल में बसा है।